आइए मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ एक्यूमुलेशन की, जो कि ब्रिटिश पेट्रोलियम के स्टॉक्स में हुई थी। 2010 में ब्रिटिश पेट्रोलियम का एक तेल का कुआं लीक करना शुरू हो गया था, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको के समंदर में तह में था, और उसने समंदरी तारीख की सबसे बड़ी समुद्री आलूदगी की थी, क्योंकि तेल जो है वो अमेरिका के साहिलों तक पहुंचने लगा था। तो इसलिए अमेरिका के सदर बाराक ओबामा ने ब्रिटिश पेट्रोलियम को धमकियाँ देना शुरू कर दी कि उन्हें एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा, वो सारा पैसा जो कि इस तेल को साफ़ करने में, इस पोल्यूशन को साफ़ करने में लगेगा। और उन्हीं दिनों बीपी ने अनाउंस किया कि वो नाकाम हो चुके हैं और तेल के कुएं का मुंह बंद करने में, जिसकी वजह से 170 करोड़ पाउंड के बीपी 170 करोड़ पाउंड बीपी के शेयर से गायब हो गए और उनका शेयर एक चट्टान की तरह नीचे गिरने लगा। और 25 जून 2010 को उनका जो स्टॉक है वो $27 पर स्टॉक से भी नीचे आ गया। फिर कुछ दिनों के बाद बीपी ने अनाउंस किया कि उन्होंने तेल के कुएं का मुंह बंद कर दिया है। उसके बाद बीपी के शेयर्स फिर बढ़ना शुरू हुए और तकरीबन 6 महीने में वो उनकी प्राइस डबल हो गई। इस केस में ज़राए ने बताया कि जो बीपी के इंजीनियर्स की टीम जो काम कर रही थी उस जो तेल के कुएं का मुंह बंद करने के लिए, उसमें एक इंजीनियर ने बताया और ये सच से पर्दा उठाया कि बीपी ने असल में 4 दिन पहले ही तेल के कुएं का मुंह बंद कर दिया था। जब उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया उससे 4 दिन पहले ही वो इसका मुंह बंद कर चुके थे। तो असल में हुआ क्या था कि जैसे ही बीपी ने तेल के कुएं का मुंह बंद किया, स्मार्ट मनी को फ़ौरन पता चल गया और उन्होंने ब्रिटिश पेट्रोलियम के स्टॉक की बहुत हैवी एक्यूमुलेशन शुरू कर दी। हार्ड को क्योंकि उस वक्त इस चीज़ का नहीं पता था और वो ये समझ रहे थे कि जैसे बीपी ने अनाउंस किया था कि हम तेल का कुएं का मुंह बंद नहीं कर सकें, और साथ ही साथ अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से जुर्माने की धमकियां आ रही थी। तो हार्ड इसी खौफ की फ़िज़ा में था कि अब बीपी के जो स्टॉक प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएंगे, और इसी खौफ के आलम में वो बेच रहे थे, जबकि स्मार्ट मनी हैवीली उसे एक्यूमुलेट कर रही थी। तो जब स्मार्ट मनी ने बाय करना शुरू किया और हार्ड उस वक्त रश में सेल कर रहा था, उसी वक्त जो वीएसए के इन्वेंटर टॉम विलियम्स हैं उन्होंने पहले ही इशारा दे दिया था कि ये वक्त स्टॉक को सेल करने का नहीं बल्कि बाय करने का है, क्योंकि उन्होंने चार्ट पर क्लाइमेटिक एक्शन स्पॉट कर लिया था। और ऐसा ही हुआ, 4 दिन के बाद जो है पूरी दुनिया को पता चला कि बीपी ने ऑयल तेल के कुएं का मुंह बंद कर दिया है, और साथ साथ उसका हार्ड को भी पता चला। लेकिन उस वक्त तक स्मार्ट मनी जो है वो इस स्टॉक की फ्लोटिंग सप्लाई जो है बहुत चीप प्राइसेस में एक्यूमुलेट कर चुकी थी, क्योंकि कोई हिडन बियर्स नहीं थे मार्केट में, इसलिए फ़ौरन उन्होंने मार्कअप फेज शुरू किया और स्टॉक प्राइसेस 6 महीने में डबल हो गई। तो ट्रेडर्स, एक छोटा ट्रेडिंग अकाउंट 6 महीने में शायद डबल हो सकता है आसानी से, लेकिन जब हम बात करें मल्टी मिलियन या मल्टी बिलियन डॉलर्स अकाउंट की, तो उन्हें सालों साल की सक्सेसफुल ट्रेडिंग चाहिए होती है डबल होने के लिए, जो कि इस केस में स्मार्ट मनी ने सिर्फ 6 महीने में कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें इस पूरे सिनारियो में मार्केट मैनिपुलेशन कहाँ थी जो कि स्मार्ट मनी ने की। इस बात का बहुत ज़्यादा शक जाहिर किया गया था कि जो इस केस में स्मार्ट मनी ग्रुप था वो एक्चुअली बीपी के मालकान थे। उन्होंने जब अनाउंस किया कि हम नाकाम हो चुके हैं तेल के कुएं का मुंह बंद करने में, तो असल में वो उस वक्त मुंह बंद कर चुके थे तेल के कुएं का, या वो करने वाले थे। तो जो ये उनकी स्टेटमेंट थी वो यकीनी बल्कि मुमकिन कहना चाहिए कि मुमकिन तौर पर वो एक फैब्रिकेटेड बैड न्यूज़ थी, यानी एक मनगढ़ंत न्यूज़ थी। इस बुरी न्यूज़ के बाद और अमेरिकन गवर्नमेंट की जुर्माने की धमकियों के बाद स्टॉक की प्राइस बहुत तेज़ी से गिरने लगी, और इसमें जितने भी लॉसेस हुए वो हार्ड को ट्रांसफ़र हुए, यानी वो उसमें शेयर होल्डर थे। तो इसमें मैनिपुलेशन ये थी कि ये जो सबसे पहली तो ये मनगढ़ंत बैड न्यूज़, और दूसरा बात जब उन्होंने तेल के कुएं का मुंह बंद कर दिया, इस सच को उन्होंने 4 दिन तक छुपा के रखा। तो वो इस काबिल हुए कि वो इन 4 दिनों में जितनी भी फ्लोटिंग सप्लाई है वो सारी बाय कर लें, इससे पहले कि वो ये अनाउंस करें कि तेल का कुएं मुंह बंद हो चुका है। तो ये 2 चीज़ें थी मैनिपुलेशन में, एक तो उनकी जो मुमकिन मनगढ़ंत न्यूज़ है, और दूसरा है कि
जब तेल के कुएं का मुंह बंद कर दिया तो उस सच को 4 दिन छुपा कर रखा। सो इस मैनिपुलेशन के ज़रिए जो मार्केट मनी यानी जो मालकान थे बीपी के, उन्हें ना सिर्फ अपने स्टॉक के प्राइस को दोबारा बेहतर बनाया, रिस्टेबलाइज किया, बल्कि बहुत ही हैरान कुन प्रॉफिट्स बनाए, क्योंकि जब स्टॉक एक्सपेंसिव हो गए तो उन्होंने दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर्ट को। इस तरह से उन्होंने अपने जो अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से जुर्माने थे ना सिर्फ वो रिकवर किए, बट बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट्स भी बनाए। चलिए आइए एक शॉर्ट क्लिप देखते हैं मार्केट मैनिपुलेशन वीडियो से, जो कि ट्रेड गाइडर सिस्टम्स ने यूट्यूब पे रिलीज़ की हुई है। ये मैं पहले भी मार्केट मैनिपुलेशन की वीडियो अपने पेज पर शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा। चलिए आइए इसी वीडियो में से एक क्लिप देखते हैं। Buying when the price is low and the news is bad, and selling when the price is high and the news is good. And that's how the game works. Let's look at a quick example. Take the British Petroleum oil spill disaster in 2010. On the 25th of June that year, the shares had dipped to just under $27. The news was grim. The pundits and reporters were talking in terms of huge losses, possible breakup of the company, and everyone who had shares was looking to sell in full expectation that prices were plummeting. And sell they did, straight into the hands of smart money professionals who bought cheap. Within 6 months, the price of the stock had doubled. Buy cheap, sell back when the stock's high. कि एक्यूमुलेशन में आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे? सबसे पहले तो आपको जब ट्रेड करनी है एक्यूमुलेशन को, तो सबसे पहले आप फॉरेक्स फैक्ट्री का जो कैलेंडर है, आप उस पर जाके कोई रेड न्यूज़ चेक करें कि रेड न्यूज़ अगले 2 से 3 घंटे में अगर आप कोई करेंसी ट्रेड कर रहे हैं, जैसे मिसाल है आप येन ले लें, अगर आप येन ट्रेड कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कैलेंडर पर जाके कि अगले 2-3 घंटे में येन के ऊपर कोई रेड न्यूज़ तो नहीं है। अगर रेड न्यूज़ है तो उसे ट्रेड मत करें, क्योंकि जो न्यूज़ में ये सलाहियत होती है, वो किसी किस्म का भी सेटअप बर्बाद कर सकती है, इवन वो VSA सेटअप को भी बर्बाद कर सकती है। और इसी तरह अगर रेड न्यूज़ डॉलर पे है तो आप बिल्कुल ट्रेड ना करें, क्योंकि जो भी आप ट्रेड करेंगे स्ट्रेटजी वो सब न्यूज़ से उल्टा सीधा कर देगी, तो लूज़ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसलिए इस वजह से ये ज़रूर सबसे पहला चेक ये ज़रूर करें। और दूसरा है कि फिर चार्ट में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डिटेक्ट करें। ये ज़्यादातर न्यूज़ रिलीज़ के ऊपर आता है और ये तकरीबन 1.5 या 2 गुना ज़्यादा होता है अपनी पिछली वॉल्यूम बार से। तो सबसे पहला सिग्नल जो VSA वालों के लिए होता है, VSA ट्रेडर्स के लिए होता है, वो अल्ट्रा वॉल्यूम बार होता है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है। अच्छा, जो भी अपॉर्चुनिटी जब आप उसे एनालाइज़ करें तो उसे कम से कम 2 से 3 टाइम फ्रेम में एनालाइज़ करें। यानी कि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो जैसे मिसाल है, अगर आप 15 मिनट का चार्ट ट्रेड कर रहे हैं तो उसे 1 आवर चार्ट और 4 आवर चार्ट में सेम अपॉर्चुनिटी को ज़रूर देखें कि उसमें जो आपको जो स्ट्रेंथ या वीकनेस जो मिल रही है, जो सिग्नल मिल रहे हैं, वो आपको वो पिछले टाइम फ्रेम में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, यानी उनके साथ अलाइन है या नहीं है, ये ज़रूर देखना है। अच्छा, जैसे ही क्लाइमेटिक एक्शन बार आती है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के ऊपर, तो आप नेक्स्ट बार का वेट करेंगे कि ये ऊपर जाकर क्लोज होनी चाहिए। इससे कंफर्म हो जाता है कि स्मार्ट मनी ने क्लाइमेटिक एक्शन बार में बाइंग की है और ये एक्यूमुलेशन का पहला सिग्नल होता है। और इसी तरह क्लाइमेटिक एक्शन बार है, उसके हाई और लो को आप ट्रिगर लाइन्स लगाएं। आप ये क्लोज पे भी ट्रिगर लाइन लगा सकते हैं, मगर आपको ये चीज़ डेमो अकाउंट पे ट्राई करनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आप क्लोज के साथ क्लोज पे जो ट्रिगर लाइन लगती है उसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या जो हाई लो पे लगती है उसके साथ। अच्छा, एग्रेसिव और रिस्की एंट्री जो है, जैसे मैंने आपको बताई थी कि जब स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन कंप्लीट करेगी तो मार्केट को टेस्ट करेंगे, और जैसे ही टेस्ट सक्सेसफुल टेस्ट आएगा तो वो नॉर्मली जो है वो जो एक्यूमुलेशन रेंज होती है इसके लोअर हाफ में होगा, मिडल से लेके लो के दरमियान कहीं भी होगा। और ये इसी तरह अगर ट्रिगर लाइन के ऊपर आएगा, लोअर ट्रिगर लाइन के ऊपर आएगा, तो वो बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही उसके वेट ज़्यादा होगा। और ये टेस्ट में जैसे ही उसका साइज़, बार का साइज़ छोटा होगा, उसका क्लोज जो है वो मिडल और हाई के दरमियान पे कहीं पर होगा, और वॉल्यूम जो होगा वो प्रीवियस 2 बार से लो होगा,
और इसी तरह ये जो प्राइस एक्शन के लो पॉइंट पे होगा, यानी टेस्ट से पिछली जितनी भी बार्स होंगी वो उससे ऊपर होंगी और टेस्ट उनसे नीचे होगा। अब ये जो एग्रेसिव और रिस्की एंट्री है ये आपको सिर्फ डेमो पे ट्राई करनी चाहिए। ये आपके पास अगर थोड़ा बहुत VSA एक्सपीरियंस है तो आप इसे हाफ रिस्क के साथ ट्रेड कर सकते हैं, जो नॉर्मली आप जो रिस्क दूसरी ट्रेड पर लेते हैं। और अगेन एंट्री जो है वो सिर्फ बाय ऑर्डर के थ्रू होनी चाहिए, और 1 या 2 पिप ऊपर हो और प्लस उसमें ब्रोकर का कमीशन ऐड करें। और जो उसका स्टॉप लॉस होगा वो अगेन 1 या 2 पिप क्लाइमेट एक्शन बार से नीचे लगा दें। अगर आपको टेस्ट नहीं मिलता तो अगेन आप लोअर टाइम फ्रेम में अगर चले जाएंगे तो आपको वहाँ पर टेस्ट मिलेगा। हाई प्रोबेबल लो रिस्क एंट्री, ये एंट्री होती है जब स्मार्ट मनी अपनी एक्यूमुलेशन कंप्लीट करके और मार्केट को सक्सेसफुली टेस्ट करती है। उसके बाद ये ब्रेकआउट कराते हैं अपर ट्रिगर लाइन से, और जब दोबारा प्राइस बाउंस करती है और तो आपको ज़्यादातर एक सक्सेसफुल टेस्ट मिलता है। तो उसका भी एंट्री का तरीकाकार यही होगा कि जो टेस्ट बार होगी उसके हाई से 1-2 पे ऊपर और प्लस ब्रोकर का कमीशन ऐड करके आप एक बाय ऑर्डर लगा देंगे, और स्टॉप लॉस जो है वो उस टेस्ट बार के 1 या 2 पे नीचे आप उस टेस्ट बार के लगा देंगे। ज़्यादातर जो है अगर आप एक्यूमुलेशन जैसी कंप्लीट होती है तो आप जो पूरे मार्कअप फेज़ पे अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि उस एक्यूमुलेशन के बाद जो कंप्लीट मार्कअप फेज़ हो वो पूरा आप ट्रेड करें, तो उस लिए आपको क्या करना होगा, आपको टेक प्रॉफिट लेवल नहीं लगाना होगा बल्कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करनी होगी। जैसे ही चार्ट एक लो पॉइंट बनाता है और लो पॉइंट बनाने के बाद प्राइसेस ऊपर जाना शुरू होती हैं तो वो एक लो पॉइंट कंफर्म हो जाता है, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप अपना जो स्टॉप लॉस लेवल है वो स्लो पॉइंट पर लगा देते हैं। तो जैसे ही मार्केट मतलब अब हायर लोस बनाना शुरू करती है, आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो पिछले लो से हटा के और जो नेक्स्ट हायर लो होता है उस पर लगाते हैं। इस तरह से क्या होता है कि आप जो है खुद प्रॉफिट लेके मार्केट से अलग नहीं होते, बल्कि मार्केट को आप ये चांस देते हैं कि वो आपके स्टॉप लॉस को हिट करे और आपको बाहर करे। तो इससे ये होगा कि आप जो मैक्सिमम मूव होगी उसको कैप्चर करेंगे और आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, यानी आपका रिस्क रिवार्ड रेशो इतना हाई होगा कि आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। अगर आप लेट हो जाते हैं तो यानी प्राइसेस टेस्ट आ जाता है और आप कंप्यूटर के पास नहीं थे, टेस्ट आ जाता है, प्राइस मूव कर जाती हैं, तो कभी भी आप वो उसको ट्रेड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप लेट हो चुके हैं। तो उसको नुकसान ही होगा, रिस्क रिवार्ड रेशो आपका बहुत कम हो जाएगा। और दूसरा ये कि कभी भी जब ट्रेड में आप स्टॉप लॉस लगा दिया एक दफ़ा तो उसको कभी भी बढ़ाएं मत, क्योंकि रीज़न ये होता है कि स्टॉप लॉस बढ़ाने का मकसद ये होता है कि आपने अपना रिस्क और ज़्यादा बढ़ा दिया। जो शुरू में आप अपना रिस्क डिफ़ाइन किया था उससे आप बहुत ज़्यादा आगे चले गए। तो इसलिए कभी भी अपना स्टॉप लॉस जो है वो बढ़ाएं मत। अगर आपकी एंट्री रॉन्ग हो गई है, अगर एंट्री रॉन्ग हो गई है तो और आपको फ़ौरन पता चल जाता है एंट्री रॉन्ग हो गई है तो आप ट्रेड से एग्ज़िट कर लें। या अगर आप में इतनी सलाहियत ना नॉलेज नहीं है कि आप अपनी एंट्री अभी देख सकेंगे आपकी एंट्री रॉन्ग हो गई है, तो आप अपना स्टॉप लॉस हिट होने दें, वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो आपने रिस्क किया होगा वो ज़्यादा वही लूज़ होगा। लेकिन बढ़ाने की सूरत में आपको कोई गारंटी नहीं है कि आप वो ट्रेड विन करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट नीचे आते चली जाती है और आप स्टॉप लॉस दूर करते चले जाते हैं तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है और फिर ये ट्रेडिंग नहीं होती। तो जैसे ही जो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है उसको हिट होने दें। अगर आप सारे रूल्स फॉलो करते हैं जो मैंने इस स्ट्रेटजी में मेंशन किए हैं तो जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा वो आपको हैरान कर देगा। इस तरह से एक्यूमुलेशन स्ट्रेटजी कंप्लीट हुई। चलिए आए आगे चलते हैं। प्रॉब्लम विद ट्रेंड चैनल ब्रेकआउट और वेज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। बहुत से लोग इस स्ट्रेटजीज पर ट्रेड करते हैं, तो आइए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ इसके बारे में। इस स्ट्रेटजी में जब ट्रेड करते हैं तो कुछ या बहुत सी मूव आप मिस कर देते हैं, क्योंकि जो एंट्री सिग्नल है वो काफ़ी लेट आता है। जिस वजह से आपका स्टॉप लॉस भी काफ़ी दूर लगता है और इस वजह से रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत पुअर हो जाता है। फॉर एग्जांपल जब एक्यूमुलेशन स्टार्ट होती है तो ये स्ट्रेटजी क्लाइमेटिक एक्शन बार के ऊपर आपको शॉर्ट सिग्नल देती है।
बट बहुत बुरी तरह से फेल हो जाती है जैसे एक्यूमुलेशन रेंज एक्सटेंड होती है और उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में जाती है, मार्कअप में जाती है। तो और यही इसी तरह से बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन में भी होता है। रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बहुत बेहतर है ट्रेंड चैनल ब्रेकआउट या वेज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के मुकाबले में, बिकॉज इसमें बहुत कम फेक ब्रेकआउट्स होते हैं और जब भी होते हैं आप उन्हें ईजिली वॉल्यूम के थ्रू फिल्टर आउट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो ट्रेंड चैनल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। आइए मैं आपको सिमुलेटेड चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ और उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ही प्राइस एक्शन 2 हाई पॉइंट और एक लो पॉइंट डिफाइन करता है चार्ट के ऊपर, तो एक रेंज डिफाइन हो जाती है। और इसी तरह अगर या वो 2 लो पॉइंट और एक हाई पॉइंट डिफाइन करे तो तब भी एक रेंज डिफाइन हो जाती है। इस स्ट्रेटजी की ख़ास बात यह है कि आपको इस VSA का एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है, बस आप एज लॉन्ग एज आप एक रेंज डिटेक्ट कर सकते हैं चार्ट के ऊपर, तो आप उसमें टॉप के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल लगा लें और बॉटम के ऊपर सपोर्ट लेवल लगा लें। अगर वो हाई वॉल्यूम पर ब्रेकआउट करती है रेजिस्टेंस लेवल को, तो आपको वेट करना है जब प्राइस बाउंस करे, तो आप ये चेक करें कि उसमें सक्सेसफुल टेस्ट आया, जो मोस्टली सक्सेसफुल टेस्ट आता है। अगर नहीं आया हो तो आप एक लोअर टाइम फ्रेम में चले जाएं, तो वहाँ आपको सक्सेसफुल टेस्ट मिलेगा। और टेस्ट में यकीनन ये ज़रूर देखना है कि उसमें जो वॉल्यूम है जो टेस्ट पे आया है वो अपनी पिछली 2 वॉल्यूम बार से छोटा है। अगर ऐसा होता है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं सेम रूल्स के साथ जो मैंने मेंशन किए हैं एक्यूमुलेशन स्ट्रेटजी में, और इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। इसी तरह ये रेंज अगर तो डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो ये यकीनन बॉटम की तरफ से ब्रेकआउट करेगी आप सपोर्ट लेवल की तरफ से। तो जब भी ये सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करे तो देखेंगे कि हाई वॉल्यूम पर ब्रेकआउट हुई है, और अगर हाई वॉल्यूम पर ब्रेकआउट हुई है तो वेट करें जब ये उसको रीटेस्ट करेगी, जो कि पहले सपोर्ट लेवल था और अब उसके लिए रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। रीटेस्ट करेगी तो यहाँ पे नो डिमांड या अपथ्रस्ट बाहर आएगी। दोनों में से कोई भी बाहर आए उसके ऊपर वॉल्यूम देखें जो पिछली 2 वॉल्यूम बार से छोटा है, तो ये बहुत ही हाई प्रोबेबल और लो रिस्क एंट्री है। इस तरह से ये दोनों अगर आप रेंज एक डिटेक्ट करते हैं तो आप उसका वेट करें कि वो किस तरह से ब्रेकआउट होती है और उसके साथ उसे फिर ट्रेड करें। ये याद रहे कि लो वॉल्यूम जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो फेक ब्रेकआउट होते हैं। मैं अब आपको स्ट्रेटजी बताने लगा हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि इस स्ट्रेटजी के लिए आपको VSA का एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है, आप बस चार्ट के ऊपर एक रेंज डिटेक्ट करें और उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगाएं। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको 2 से 3 टाइम फ्रेम्स में डिटेक्ट करने चाहिए, यानी जो रेंज आप डिटेक्ट कर रहे हैं आप उसे चेक करें 2 से 3 टाइम फ्रेम्स में चेक करें उसे, और आप लोअर टाइम फ्रेम में भी चेक कर सकते हैं। अगर जैसे आप एक 1 आवर टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं तो उसे हाफ आवर या 15 मिनट पे भी डिटेक्ट कर सकते हैं, या उसे 2-3 टाइम फ्रेम जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम या डेली पे भी आप जाके उसे देख सकते हैं। अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल से ब्रेकआउट होती है हाई वॉल्यूम के ऊपर, तो आप वेट करेंगे जब वो बाउंस करती है टेस्ट के साथ, और टेस्ट अगर सक्सेसफुल आता है यानी इसका जो वॉल्यूम होता है अपनी प्रीवियस 2 वॉल्यूम बार से लो होता है, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। और सेम जो रूल्स जो मैंने एक्यूमुलेशन स्ट्रेटजी में मेंशन किए थे उन्हीं रूल्स के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट बार नहीं मिलती तो यकीनन आपको लोअर टाइम फ्रेम पर जाने पे टेस्ट बार मिल जाएगी। और एग्जैक्टली सेम थिंग जब सपोर्ट लेवल को हाई वॉल्यूम पर ब्रेकआउट करती है और फिर जब रीटेस्ट करेगी तो रीटेस्ट में आपको नो डिमांड या अपथ्रस्ट बार मिलेगी। नो डिमांड अपथ्रस्ट बार क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। नो डिमांड बार जो होती है वो एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द टेस्ट होती है, यानी टेस्ट को बिल्कुल उसके अपोजिट होती है। टेस्ट में क्या होता है कि बार छोटी होती है और उसका जो क्लोज होता है वो
मिडल लेवल से हाई के कहीं भी दरमियान में होता है, जबकि नो डिमांड भी बिल्कुल छोटी बार होती है, बड़ी भी होती है कुछ मौके पे लेकिन ज़्यादातर छोटी बार होती है। और इसका जो क्रूज होता है वो मिडल से लेके इसके लो के दरमियान में कहीं भी होता है। और अपथ्रस्ट क्या होता है? अपथ्रस्ट बिल्कुल एक ऐसे ही होता है जैसे कैंडल स्टिक में हम शूटिंग स्टार कहते हैं। तो कैंडल स्टिक में जो शूटिंग स्टार होता है वो VSA में हम अपथ्रस्ट बार कहलाती है। तो ये दोनों नो डिमांड या अपथ्रस्ट बार आए और उसके ऊपर वॉल्यूम पिछली 2 वॉल्यूम बार से छोटा है, तो ये बहुत ही हाई प्रोबेबल एंट्री बनती है। अगेन सेम रूल्स हैं जो एक्यूमुलेशन स्ट्रेटजी में मैंने मेंशन किए, उसी के तहत आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। जैसे इसका स्टॉप लॉस ऊपर जाएगा और एंट्री ऑर्डर नीचे आएगा, और स्टॉप लॉस के साथ आप कमीशन ऐड करेंगे, जबकि इसमें एंट्री के साथ कोई कमीशन ऐड नहीं होगा। और अगर इसी तरह आपको जिस टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं अगर आपको नो डिमांड या अपथ्रस्ट बार नहीं मिलती तो लो टाइम फ्रेम पर जाने पे आपको एक अपथ्रस्ट बार मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप ट्रेड में, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया एक्यूमुलेशन स्ट्रेटजी में, अगर आप ट्रेड एंट्री में लेट हो जाते हैं और मार्केट मूव कर देती है तो दोबारा कभी एंटर ना हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस वहीं भी लगाना पड़ेगा लेकिन एंट्री आपकी लेट हो जाएगी तो मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुकी होगी। और अपना स्टॉप लॉस कभी भी मूव ना करें, क्योंकि इससे नुकसान ये होता है कि जो रिस्क आपने शुरू स्टार्ट में डिफ़ाइन किया होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये मनी मैनेजमेंट के रूल के अगेंस्ट है। तो आप कभी भी लेट एंटर ना हो मार्केट में, क्योंकि अगर मार्केट मूव कर चुकी है तो हमेशा सेकंड अपॉर्चुनिटी का वेट करें। हमेशा मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं तो अपॉर्चुनिटी का वेट करें और कभी भी स्टॉप लॉस को अपना मूव ना करें। अब मैं आपको मार्कअप फेज़ एक्सप्लेन करने लगा हूँ, जिसे हम अप ट्रेंड भी कहते हैं। जब स्मार्ट मनी अपनी एक्यूमुलेशन कंप्लीट कर लेती है और मार्केट में जो हिडन बियर्स हैं उनको सक्सेसफुली टेस्ट कर लेती है तो अपर ट्रिगर लाइन को हाई वॉल्यूम पर ब्रेकआउट करती है और उस पर फिर एक सक्सेसफुल टेस्ट के साथ बाउंस करती है। उसके बाद मार्केट मार्कअप फेज में एंटर हो जाती है। फिर प्राइस एक्शन हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता है। मैं आगे आपको स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे बनाता है। फिर ये होता है कि मार्कअप फेज़ में स्मार्ट मनी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का वेट ही नहीं करती कि डिस्ट्रीब्यूशन पे जाकर वो सेल करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, बल्कि वो मार्कअप फेज़ के दरमियान में भी वो प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही प्राइस एक्शन एक हाई पॉइंट बनाता है, हाई लेग बनाता है, वो कुछ अपनी होल्डिंग्स जो है वो सेल करते हैं और जैसे ही सप्लाई मार्केट को हिट करती है और मार्केट में बढ़ती है तो मार्केट में डिमांड गिरती है, यानी प्राइस नीचे जाती है। तो जब नीचे जाती है वो दोबारा बाय कर लेते हैं। इनकी ये जो सेलिंग और रीबाइंग होती है ये मार्केट में हायर हाइज और हायर लोज बनाती है, जिसे एक हम कंप्लीट साइकिल कहते हैं। एक हायर हाई एंड हायर लो मिलके कंप्लीट साइकिल बनता है। उन्हें हम फेज़ 1 और फेज़ 2 भी कह सकते हैं। जिसमें फेज़ 1 है वो ट्रेंड की डायरेक्शन में जो मूव होती है उसे फेज़ 1 कहते हैं और जो ट्रेंड के अगेंस्ट मूव होती है उसे फेज़ 2 कहते हैं। और फेज़ 1 एंड फेज़ 2 मिलके एक कंप्लीट साइकिल बनाते हैं। ये मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ कि ये हायर हाई एंड हायर लोज क्या होते हैं और फेज़ 1 एंड फेज़ 2 क्या होता है। ये फेज़ 1 और फेज़ 2 क्या होते हैं और हायर हाइज एंड हायर लोज क्या होते हैं। ये आप देखें, मार्केट जब भी एक आइडियल मार्कअप फेज़ में होती है यानी अप ट्रेंड में होती है तो वो हायर हाइज एंड हायर लोज बनाती है। अब हायर हाई हम इसे क्यों कहते हैं कि ये हाई देखें, ये पिछले हाई से हायर है तो इसे हम हायर हाई कहेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो अगला हाई है वो भी पिछले हाई से हाई है तो इसे भी हम हायर हाई कहेंगे। और इस तरह ये मार्केट हायर हाइज बनाती है। और ये जो लो पॉइंट है ये पिछले लो पॉइंट से हाई है तो इनसे हायर लो कहते हैं। इसी तरह जो अगला लो पॉइंट है वो भी पिछले लो पॉइंट से हाई है तो में से हायर लो कहते हैं। तो अप ट्रेंड या मार्कअप फेज़ की पहली पहचान ये होती है कि मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज बना रही होती है और उसमें से हम इसको जो इसका फेज़ जो है जो ट्रेंड के इस डायरेक्शन में होता है उसे फेज़ 1 कह सकते हैं, वो ज़्यादा बड़ा फेज़ होता है। और दूसरा फेज़ जो ट्रेंड की रिवर्स डायरेक्शन में होता है, यानी मार्केट अप ट्रेंड में होती है और वो रिवर डाउन में जाता है
डाउन साइड में जाता है, तो उसे फेज़ 2 कह सकते हैं। तो फेज़ 1 और फेज़ 2 मिलकर कंप्लीट साइकिल बनाते हैं, या आप ये कहें कि हायर हाई और हायर लो मिलके कंप्लीट साइकिल बनाते हैं, तो बात एक ही हुई है। तो इस तरीके से ये से हम हायर हाइज, जब भी मार्केट को हम पहचानना हो कि अप ट्रेंड में जा रही है या मार्कअप फेज़ में, तो मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोस बना रही होती है। मार्कअप फेज़ में वॉल्यूम जो है वो ज़्यादातर बुलिश रहता है। यानी बुलिश वॉल्यूम क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ रही होती हैं तो वॉल्यूम भी उनके साथ साथ बढ़ रहा होता है, और जब प्राइस गिर रही होती है तो वॉल्यूम भी साथ ही गिर रहा होता है। इसको हम बुलिश वॉल्यूम कहते हैं। स्मार्ट मनी मार्कअप फेज़ में बाय करती रहती है जब तक प्राइस रीजनेबली हाई नहीं हो जाती, और स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से और बाइंग की वजह से वॉल्यूम, जब प्राइसेस बढ़ रही होती हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, जिसे हम कहते हैं राइजिंग प्राइसेस ऑन राइजिंग वॉल्यूम। और जब प्राइस एक्शन एक हाई पॉइंट बनाता है तो यानी फेज़ 1 कंप्लीट हो जाता है, तो प्राइसेस थोड़ी सी महंगी होती हैं, तो स्मार्ट मनी वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करती है। यानी वो कुछ अपनी होल्डिंग्स बेचते हैं, जिसकी वजह से वहाँ आपको सम टाइम नो डिमांड या थ्रस्ट बार नज़र आती है, और उसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज़ होती है और प्राइस ड्रॉप होती है। तो जब भी प्राइस ड्रॉप हो रही थी तो स्मार्ट मनी मार्केट से आउट होती है, तो और स्मार्ट मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होती, तो इस वजह से लो वॉल्यूम आता है। और तो क्या होता है, प्राइसेस गिर रही होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं फॉलिंग प्राइसेस ऑन फॉलिंग वॉल्यूम। तो इसे बुलिश वॉल्यूम कहा जाता है कि राइजिंग, जब प्राइसेस बढ़ रही होती है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा होता है, और जब प्राइसेस गिर रही होती है तो वॉल्यूम भी गिर रहा होता है। एक दफ़ा प्राइस जब गिर जाती है काफ़ी इनफ, तो स्मार्ट मनी दोबारा मार्केट में एंटर होती है और दोबारा बाय करती है, और इस तरह से प्राइस एक्शन एक लो पॉइंट बनाता है, जिसे हम लोअर हाई या फेज़ 2 कंप्लीशन कह सकते हैं। ये उस वक्त तक चलता रहता है जब तक स्मार्ट मनी रीएक्यूमुलेट ना करे या डिस्ट्रीब्यूट ना करे। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आप देखेंगे हर हायर हाई जो है वो एक्चुअली एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इसी तरह लोअर टाइम फ्रेम में जाने से आप देखेंगे हर लोअर हाई जो होता है वो एक एक्यूमुलेशन रीएक्यूमुलेशन होता है। अब मैं आपको सिमुलेटेड चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ, जिसमें मैं आपको मार्कअप एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, ये आप ये समझें कि ये अपर ट्रिगर लाइन है, ये जो रेड लाइन नज़र आ रही है आपको, और मार्केट ने इसे हाई वॉल्यूम पर ब्रेकआउट करके और उसके ऊपर टेस्ट दिया है। तो जब ये टेस्ट देगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट रिकमेंडेड वीएस एंट्री होती है, और बहुत ही इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही हाई होता है। तो अगेन जब आप इसे ट्रेड करेंगे तो इसी तरह टेस्ट के नीचे आपका स्टॉप लॉस लगेगा, और एंट्री ऑर्डर ब्रोकर के कमीशन के साथ 1 या 2 पिप पर जो टेस्ट बार का हाई होगा उसके 1 या 2 पिप पर प्लस ब्रोकर का कमीशन आप उसे एंट्री ऑर्डर लगाएंगे, और स्टॉप लॉस इसी तरह 1 या 2 पिप टेस्ट बार के नीचे चला जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्कअप में जो वॉल्यूम है मोस्टली बुलिश रहता है, यानी जब भी प्राइसेस बढ़ती हैं तो वॉल्यूम भी साथ साथ बढ़ रहा होता है। ये देखें, वॉल्यूम भी साथ साथ बढ़ रहा है और प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ये बुलिश वॉल्यूम की निशानी होती है। और यहाँ पे पहुँचने के बाद स्मार्ट मनी, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का वेट नहीं करती, बल्कि वो इन हाई लेग के ऊपर जो हाई पॉइंट बनाती है प्राइस सेक्शन में, यहाँ पर वो प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर देता है। यानी यहाँ पर पहुँचने के बाद कुछ अपनी होल्डिंग सेल कर देते हैं। उससे क्या होता है, मार्केट में सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, और प्राइसेस क्योंकि डिमांड गिरने लगती है तो प्राइसेस भी गिरती हैं। जब प्राइसेस नीचे आ रही होती हैं तो ये स्मार्ट मनी मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होती। तो उसका रीज़न ये होता है कि जब स्मार्ट मनी मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होती तो वॉल्यूम लो आ रहा होता है। तो इसी तरह जब प्राइसेस नीचे गिर रही होती हैं तो वॉल्यूम भी नीचे गिर रहा होता है। ये निशानी होती है बुलिश वॉल्यूम की, यानी राइजिंग प्राइसेस ऑन राइजिंग वॉल्यूम एंड फॉलिंग प्राइसेस ऑन फॉलिंग वॉल्यूम, इसे हम बुलिश वॉल्यूम कहते हैं। तो मार्कअप में
मोस्टली बुलिश वॉल्यूम रहता है। अच्छा, इसी तरह से जो हर डाउन लेग आएगी उसमें आपको पॉसिबल एक टेस्ट मिलेगा, और टेस्ट की वही सारी निशानियाँ होंगी जो मैंने पहले आपको बताई थी। और फिर इसके बाद जैसे ही अगला टेस्ट आता है तो आपने क्या करना है, क्या है कि इस मार्कअप में क्या होता है कि मार्कअप में जो मोस्ट ऑफ द मूव हम हासिल करने के लिए हम टेक प्रॉफिट लेवल नहीं लगाते, बल्कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। तो जब ये दूसरा टेस्ट आएगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ का जो स्टॉप लॉस है उसे यहाँ पर मूव कर देंगे, और साथ ही एक और ट्रेड हम ओपन कर लेंगे। तो होगा क्या, जो हमारी पिछली ट्रेड ओपन हुई है वो उसका स्टॉप लॉस एंट्री लेवल को क्रॉस कर जाएगा, तो वो उसमें हमारा प्रॉफिट लॉक हो जाएगा, मतलब वो हमारी रिस्क फ्री ट्रेड हो जाएगी। और साथ ही एक नई ट्रेड का हम ऑर्डर लगा देंगे। तो इससे ये होगा कि हमारे जो ट्रेड होंगी, जो अगर मार्केट के बाद ऊपर जाती है तो एक्चुअली हमारी 2 ट्रेड लगी हुई होंगी और डबल प्रॉफिट हमारा बनेगा। लेकिन रिस्क पर हमारा सिर्फ एक ही ट्रेड रिस्क पर होगी, क्योंकि दूसरी में प्रॉफिट लॉक हो चुका होगा। इसी तरह बुलिश वॉल्यूम रहता है, प्राइसेस हाई जाती हैं और हाई वॉल्यूम पे, और फिर स्मार्ट मनी सेल करती है, और इसी तरह प्राइसेस गिरती हैं, लो वॉल्यूम पे टेस्ट आता है, और फिर हम उसमें यही करेंगे कि पिछला जो इस दफ़ा जो 2 ट्रेड्स होंगी उनके स्टॉप लॉस यहाँ लगे हुए होंगे, तो दोनों स्टॉप लॉस यहाँ पर मूव कर देंगे, तो हमारी दोनों ट्रेड हमारी रिस्क फ्री हो जाएगी। और जो पहली वाली ट्रेड है उसने तो ऑलरेडी काफ़ी प्रॉफिट बना लिया होगा। और हम इस तरह तीसरी ट्रेड, ये स्केलिंग मेथड कहलाता है और बहुत ही प्रॉफिटेबल मेथड होता है, इस तरह हम तीसरी ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। सेम अगेन, प्राइसेस बढ़ती हैं, स्मार्ट मनी सेल करती है, प्राइसेस गिरती हैं, हमें टेस्ट मिलता है, और अगेन हम उसमें स्टॉप लॉस मूव करके एक और ट्रेड ओपन कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप टेक प्रॉफिट लेवल नहीं लगाएंगे और सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करेंगे तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि ये आपकी कितना प्रॉफिट बनेगा। और एक वक्त के ऊपर सिर्फ एक ही ट्रेड ही रिस्क में रहती है, क्योंकि बाकी ट्रेड्स प्रॉफिट लॉक करती चली जाती हैं। तो ये मार्कअप स्ट्रेटजी होती है जिसमें हम स्केलिंग मेथड यूज़ करते हैं और हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए आइए आगे चल, मार्कअप स्ट्रेटजी। अब ये मार्कअप में क्या स्ट्रेटजी होती है, मैं आपको दोबारा पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफ करने लगा हूँ। सबसे पहले आप फॉरेक्स सेक्टर पे रेड न्यूज़ चेक करें, जैसे कि मैंने पिछली स्ट्रेटजीज़ में बताया। अगर नेक्स्ट 2-3 आवर्स में जो करेंसी आप ट्रेड करना चाह रहे हैं उसमें न्यूज़ है नेक्स्ट 2-3 आवर्स में, तो ट्रेड ना करें, क्योंकि न्यूज़ किसी भी ट्रेड सेटअप को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और इस तरह अगर डॉलर पर रेड न्यूज़ है तो आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं करना। वो मार्केट सेलेक्ट करें जो अप ट्रेंड में हो, यानी अप ट्रेंड की निशानी क्या होती है कि मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बना रही होती है, जैसे मैंने आपको पिछले चार्ट में एक्सप्लेन किया। तो इस स्ट्रेटजी को कभी भी रेंजिंग मार्केट में या वोलेटाइल मार्केट में कभी भी यूज़ नहीं कीजिएगा। अगेन, ट्रेंड अलाइनमेंट के लिए 2 से 3 टाइम फ्रेम्स यूज़ करें, यानी अगर आप 1 आवर ट्रेड कर रहे हैं तो 4 आवर और डेली में ट्रेंड अलाइनमेंट होनी चाहिए, और अगर 15 मिनट यूज़ कर रहे हैं तो आप में हाफ आवर और 1 आवर में ट्रेंड अलाइनमेंट होनी चाहिए, यानी ट्रेंड सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो, हायर हाइज और हायर लोज बना रहा हो, तब जाके आपकी एंट्रीज बहुत ही परफेक्ट आती हैं। अच्छा, वॉल्यूम जो है वो बुलिश रहना चाहिए, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि राइजिंग प्राइसेस एंड राइजिंग वॉल्यूम और फॉलिंग प्राइसेस एंड फॉलिंग वॉल्यूम। जैसे ही प्राइस एक्शन एक लो लेग बनाता है तो आपने सबसे पहले टेस्ट देखना है कि टेस्ट वहाँ पर आ रहा है क्या, और अगर आता है तो जैसे मैंने रूल्स एक्सप्लेन किए प्रीवियस स्ट्रेटजीज में, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट को ट्रेड करना है। अच्छा, अगर कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि बजाय टेस्ट के लो पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाने के, आप पिछले जो प्राइस एक्शन का लो है वहीं पे स्टॉप लॉस रखें। जब तक नया लो पॉइंट डिफाइन नहीं होता, चार्ट डिफाइन नहीं करता, उस वक्त तक आप स्टॉप लॉस ट्रेल ना करें। इसी तरह अगर आपको टेस्ट बार नहीं मिलती किसी भी लो पॉइंट के ऊपर, तो एक टाइम फ्रेम लोअर चले जाएं, उसमें आपको टेस्ट बार मिल जाएगा।
अच्छा, इसमें एक ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि वॉल्यूम इज़ द ओनली लीडिंग इंडिकेटर, बाकी वॉल्यूम के अलावा जितने भी इंडिकेटर हैं वो लैगिंग इंडिकेटर हैं, यानी प्राइस पहले मूव करती है और इंडिकेटर बाद में मूव करता है। लेकिन वॉल्यूम वाइड ऐसा इंडिकेटर है जो प्राइस से पहले मूव करके आपको बता देता है कि प्राइस कहाँ जाने वाली है। लेकिन क्या है कि ये जो ट्रेंडिंग जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, इसमें RSI बहुत यूज़फुल होता है। वो किस लिए यूज़फुल होता है कि जब भी आप एंट्री करने लगते हैं तो आप देखें कि RSI में दो जोन होते हैं, एक ओवरबॉट जोन होता है, ओवरसोल्ड जोन होता है। तो जब भी आप ट्रेंड में एंट्री करेंगे तो आप ये मेक श्योर करें कि RSI ओवरसोल्ड जोन में होना चाहिए। अगर तो ये ओवरबॉट जोन में होता है तो उसका मतलब ये होता है कि अभी उसका साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, उसने एक डाउन मूव करनी है। तो इसलिए अगर वो ओवरसोल्ड जोन में है तो इसका मतलब वो डाउन अपनी मूव कर चुका है, डाउन पॉइंट बना चुका, लो पॉइंट बना चुका है और अब उसे ऊपर जाना है। तो ये जस्ट एक पैरामीटर है। जो अगर बाकी सारे पैरामीटर्स चेक मीट हो रहे हैं तो ये आखिरी चेक है जो आपको करनी है। ये मैं भी अपनी ट्रेडिंग में इसी तरह से सबसे लास्ट में RSI चेक करता हूँ कि अगर ओवरसोल्ड जोन में है तो फिर मैं ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी ट्रेड करता हूँ। अच्छा, अगेन इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि कोई टेक प्रॉफिट लेवल नहीं लगेगा, जैसे आप सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे एवरी लो पॉइंट के ऊपर। आपको स्केलिंग मेथड यूज़ करना चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको जब भी प्राइस एक्शन एक टेस्ट देगा, एक लो पॉइंट बनाएगा, तो आप पिछली ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है वो इस पे नेक्स्ट टेस्ट के नीचे मूव कर देंगे और इस तरह पे आपकी पिछली ट्रेड जब लॉक हो जाएगी, प्रॉफिट लॉक हो जाएगी, तो आप एक न्यू ट्रेड ओपन कर सकते हैं। इसी तरह हर टेस्ट के ऊपर आप अगर न्यू ट्रेड ओपन करें और इसी तरह अगर आपकी 3, 4, 5 ट्रेड ओपन हो गई तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बन रहा होगा, क्योंकि हर ट्रेड प्रॉफिट कर रही होगी। लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है तो आपके सिर्फ एक वक्त में एक ही ट्रेड रिस्क पर होगी, तो आपको सिर्फ एक ही ट्रेड लूज़ होगी। जबकि जब अगर विनिंग में देखेंगे तो आपकी हो सकता है 2 या 3 या 4 ट्रेड्स विन कर जाएं और हर ट्रेड काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाएगी। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी स्केलिंग मेथड का बता दिया है कि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल मेथड है और इसमें सिर्फ एक वक्त में एक ही ट्रेड रिस्क पर रहती है और बाकी आपकी सारी ट्रेड्स प्रॉफिट कर रही होती हैं। और सबसे आखिरी चीज़ ये कि अगर वही चीज़ जो बाकी स्ट्रेटजी में मेंशन की, अगर आप मार्केट में एंट्री आपकी लेट हो गई है और प्राइस ऑलरेडी मूव कर चुकी है तो एंटर होने की कोशिश मत करें, इससे आपका रिस्क बढ़ जाएगा। और कभी भी अपना स्टॉप लॉस मूव ना करें कभी भी, क्योंकि इससे आपका स्टॉप लॉस मूव करने से जो रिस्क आपने इनिशियली डिफाइन किया होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से ये आप ट्रेंड स्ट्रेटजी, मार्कअप स्ट्रेटजी कंप्लीट हुई।